हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। तो जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने बॉन्ड पैरामीटर की बात करी थी और 3 बॉन्ड पैरामीटर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी सर बॉन्ड ऑर्डर की, यस सर। फिर हमने देखा सर बॉन्ड एंगल, यस सर। फिर हमने बात करी सर बॉन्ड लेंथ की, यस सर। तो ये जो 3 बॉन्ड पैरामीटर्स हैं ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बाकी के 2 बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे बॉन्ड इंथैल्पी की, फिर बात करेंगे अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपको बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे सर बॉन्ड इंथैल्पी की। तो सर आपको पता होना चाहिए बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। तो बॉन्ड इंथैल्पी कुछ भी नहीं होता भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा। कॉमन सेंस लगा, मान ले ये एक तेरा एटम है ए और एक एटम तेरा बी है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, इनके बीच में एक बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तू जितनी एनर्जी लगाएगा ना वही क्या है, तेरी बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी का तो दूसरा नाम बॉन्ड इंथैल्पी भी बोल सकता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी को तू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकता है। यानी कोई बॉन्ड है ना, कोई बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ने के लिए तू कितनी एनर्जी लगाएगा वही क्या सर, अपनी बॉन्ड एनर्जी है। बिल्कुल आसान है, यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, अब तू एक बार कॉमन सेंस लगा, एक बार कॉमन सेंस लगा और खुद से सोच, एक बार खुद से सोच कि जैसे ये 2 एटम्स हैं, यस सर, इनके बीच में तेरा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये 2 एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में मान लो डबल बॉन्ड है, यस सर। और ये 2 एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो तू खुद से बता यार कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है इनमें से जिसको तोड़ने के लिए तू सबसे ज्यादा एनर्जी लगाएगा। तो तू कॉमन सेंस से बता देगा कि सर ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखो ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो कॉमन सेंस से मतलब ताकतवर बॉन्ड है, ताकतवर बॉन्ड है। 3-3 बॉन्ड लगे हुए हैं सर, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये ताकतवर बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो कॉमन सेंस की बात है यार कि इसको तोड़ने के लिए तेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, यस सर। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, फिर आएगा अपना डबल बॉन्ड। इसको तोड़ने के लिए तेरे को थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यस सर। और अगर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है तो तू इसको आसानी से तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता, यस सर। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत है इसमें क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद अपने को पता लग गई बात कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। हमको पता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, यस सर। तो उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, यस सर। फिर आया अपना डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, यस सर। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है भाई, बहुत कमजोर बॉन्ड है वो, तो उसको तोड़ने के लिए तेरे को कम एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, यस सर। ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये सीक्वेंस हो गया अपना बॉन्ड एनर्जी का। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर सबसे कम इस वाले का हो जाएगा। ये बिल्कुल हमने कॉमन सेंस से बात करी। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक, अभी अपन एनसीईआरटी से देखेंगे फिर अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक और कंफ्यूजन दूर कराऊं। अब देख, बिल्कुल कॉमन सेंस से सोच, बिल्कुल कॉमन सेंस से सोच। ये तेरा ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, यस सर। ये ए और बी क्या है सर, अपने कोई एटम्स हैं, किसी एलिमेंट्स के एटम है। ठीक है, अब देख यहां पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस सर। और इसके बीच में भी क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब देख ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, यस सर। दोनों ही सिंगल बॉन्ड है क्या, यस सर। तो दोनों को तोड़ने के लिए तेरे को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यस सर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा, तो तेरे को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी सर, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से ज्यादा कम एनर्जी कहां पर लगानी पड़ेगी, तो कॉमन सेंस से बात सोच यार, कॉमन सेंस से बात सोच। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ना ये ज्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो आसानी से टूट जाएगी ना, आसानी से टूट जाएगी ना। मतलब तेरे को कम एनर्जी में उसको तोड़ सकता है। मान ले तेरे पास एक स्टिक है तो वो इतनी लंबी है तो आसानी से टूट जाती है, और वो स्टिक अगर छोटी सी होगी तो तेरे को तोड़ने में जान लगानी पड़ती है ना। ठीक है, वही यहाँ पर कंसेप्ट है। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ अगर कम होगा तो यहाँ पर तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो तू आसानी से तोड़ देगा। यानी यानी यहाँ पर तेरे को
कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर इसकी बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। बात बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो अपन बोलते थे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रख, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रख, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक सेकेंड, यहां पर मैं लिख ही लेता हूं। यहाँ पर देख बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई सर, कम हो गई। और यहाँ पर तेरी बॉन्ड लेंथ कम है तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। यहाँ पर ज्यादा एनर्जी तेरे को लगानी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बिल्कुल कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से सोच। और अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं अपना बॉन्ड इंथैल्पी का टॉपिक। तो ये आया अपना बॉन्ड इंथैल्पी, ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो वो बात मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दी। किसी गैसेस मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसी को अपन बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देख, अब देख, हमको पता है सर जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। और हमको पता है सर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि किसी बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो मैं बोल दूं क्या कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर, कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी सेम होगी और बॉन्ड एनर्जी की भी सेम सीक्वेंस होगी। सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। और अगर यही सीक्वेंस पूछता अपने से और पूछता कि बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस बताओ, बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस बताओ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाती, क्या H2 की हो जाती, क्या H2 की हो जाती। तो देख ऊपर हमने पिछले लेक्चर में ये कंसेप्ट देखा था बॉन्ड लेंथ वाला, तो ध्यान से देख। हमको लग रहा था कि सर H2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होनी थी, क्योंकि H2 के बीच में दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होगी। पर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सर इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होती है यार, इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होती है। क्यों, क्यों, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बात बताई थी, वापस से मैं बता देता हूँ आपको। अब देख, जैसे अपन हाइड्रोजन लेते हैं ना, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या आएगा सर, 1s1 आएगा। यानी इसके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, उसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर देख, जो इसका साइज होगा ना, जो इसका साइज होगा, ये बीच में न्यूक्लियस, जो इसका साइज होगा हाइड्रोजन के एटम का, वो बिल्कुल छोटा सा होगा। तो दूसरा हाइड्रोजन का एटम मैंने लिया तो ये जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी होती है, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं सर, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी साइज छोटी है, इनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, तो साइज छोटा है और साइज छोटा है, तो बोल दूं क्या बॉन्ड लेंथ कम है। यस सर, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर बहुत कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की ना बहुत कम साइज होती है, हाइड्रोजन की साइज क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना अपने को कि सर हाइड्रोजन एटम के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर तुम क्या बोलो कि सर ये जो डबल बॉन्ड था ना, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी सर, इसकी हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए था। हमको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। पर यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गई थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक ही सेल प्रेजेंट है, इनका साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी कि नहीं होगी सर। यस सर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं सर बॉन्ड इंथैल्पी की। तो बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, N2 की होगी, फिर होगी सर O2 की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, H2 की हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होनी ही है, ठीक है। सर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। और सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए और कम एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज अपन एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। देख ये लिखा हुआ है N2, ठीक है, और दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यस सर,
तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, यस सर। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यस सर। तो यहाँ पर देख कितना भयंकर नंबर लिखा हुआ है, 946 किलो जूल पर मोल। इतनी ज्यादा एनर्जी तेरे को लगानी पड़ेगी अगर तेरे को इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। फिर अपन बात करें O2 की, तो ये रहा O2, ठीक है। तो यहां पर देख, अगर तेरे को इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो इसको तोड़ने के लिए तेरे को 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। नाइट्रोजन से थोड़ा कम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन से थोड़ा कम हो गया। अब इससे कम कहां होगा सर, हाइड्रोजन के केस में होगा। ये लिखा मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है दो हाइड्रोजन के बीच में, तो उसको मैं कम एनर्जी के साथ भी तोड़ सकता हूँ क्या, यस सर। तो यहाँ पर तूने कम एनर्जी लगाई और फिर भी तूने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। ये लिखा हुआ है 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बात बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी के हर वर्ड को आपको पता है कि इसके पीछे कहना क्या चाहता है एनसीईआरटी। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर देख, लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने HCl, इसको एनसीईआरटी बोलती है हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। डाई एटोमिक मतलब दो एटम्स है, एक एटम अपना हाइड्रोजन और एक एटम अपना क्लोरीन। और हेट्रोन्यूक्लियर मतलब क्योंकि दोनों एटम्स अपने अलग अलग हैं, दोनों एटम्स अपने अलग अलग हैं। पर यहाँ पर जो बाकी के ये एग्जांपल थे N2O2 और H2, ये भी अपने डाई एटोमिक है, पर यहाँ पर इनको मैं बोलूंगा होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। पर यहाँ पर दोनों HCl के केस में दोनों एटम्स अलग अलग हैं, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल आसान है, यस सर। अब यहां पर देख, अब यहां पर देख सर, HCl के बीच में ना, H और Cl के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन में H और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा सिंगल बॉन्ड होगा जिसको तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो बिल्कुल आसान, कंसेप्ट क्लियर। देख यहां पर देख, मैं यहां पर मैं लिखता हूं, एक अपना ये है और एक अपना ये है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात सोच, वापस से वही बात, ये देख जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इसके पास तो सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये हाइड्रोजन का एक एटम बना दिया, बीच में न्यूक्लियस था, और ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम बना दिया, बीच में न्यूक्लियस था। तो बॉन्ड लेंथ अपनी ये हो गई क्या, यस सर। बॉन्ड लेंथ बिल्कुल छोटी सी है ना, तो इसको तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, यहाँ पर इस वाले सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यस सर। तभी तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, देख ये रहा अपना हाइड्रोजन, तो यहां पर तेरे को कितनी एनर्जी लगानी पड़ी सर, 435.8 किलो जूल पर मोल। पर HCl के केस में देख ये कम हो गई, देख 431 किलो जूल पर मोल। बात क्लियर है ना। तो अपने को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखने, कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है ये वाला, तो यहाँ पर हमको पता लग गया बात कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी सर, H2 की ज्यादा होगी। दोनों में सिंगल बॉन्ड है, पर यहां पर जो H2 है ना, उसके पास तो सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, यानी उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसको तोड़ने के लिए तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर H2 के केस में सिंगल बॉन्ड तो था, पर यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए हमको थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू HCl के सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या, यस सर। अब अगला देख, अब बात आती है सर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, ठीक है। जहां पर दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देख, जैसे ही अपना वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे ही अपना वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हमने लेक्चर नंबर सेकंड में वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं अपन, उसका शेप निकालना जानते हैं। हमको पता है वाटर बेंट शेप होता है, क्या होता है सर, बेंट शेप होता है। तो ये मैंने वाटर बना दिया बेंट शेप में, ठीक है। अब ध्यान से तुम देखो, ध्यान से तुम देखो, इसके पास दो O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड है, ये भी अपना O सिंगल बॉन्ड H है, यस सर। और ये भी अपना क्या सर, O सिंगल बॉन्ड H है, यस सर। दोनों सिमिलरली है ना, दोनों एक जैसे ही तो है, ठीक है। तो लड़का क्या सोचता है कि सर दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों सिंगल बॉन्ड ही है, और यहाँ पर इनको तोड़ने के लिए क्या होगा सर, बराबर एनर्जी लगेगी, क्योंकि दोनों सिमिलरली तो है, दोनों O सिंगल बॉन्ड H ही तो है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, क्या दोनों O सिंगल बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगेगी। लड़का क्योंकि ऐसा ही सोचता है कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं और दोनों सिंगल बॉन्ड भी है, दोनों में एटम्स भी सेम है, तो दोनों को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी लगनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है देख, जब तू पहला OH तोड़ेगा ना, ये तूने पहला OH तोड़ा, तो यहाँ पर तेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों,
क्यों भाई? तो देख, अभी तक ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है सर? स्टेबल है, ठीक है। अब अगर स्टेबल कोई चीज है और उसमें अगर तू बॉन्ड तोड़ना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहेगा नहीं कि तुम मेरा बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। तो अगर तूने वहां पर बॉन्ड तोड़ने की बिल्कुल जबरदस्ती कर दी तो तेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब तू पहला OH बॉन्ड तोड़ेगा तो तुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल अभी तक स्टेबल था। यस सर, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई, ठीक है। और एक बार जब तूने पहला OH बॉन्ड तोड़ दिया तो अब ये हट गया। अब ऑक्सीजन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब ये क्या बन चुका है सर? ये अनस्टेबल बन चुका है, ठीक है। तो अब जब तू दूसरा OH बॉन्ड तोड़ेगा तो तू यहाँ पर इसको आसानी से तोड़ सकता है, यानी तेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद हमको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि वाटर के केस में पहला OH बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है और दूसरा OH बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। वही बात एनसीईआरटी ने भी दे रखी है। जब अपन पहला OH बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगी 502 किलो जूल पर मोल। यस सर। और जब तू दूसरा OH बॉन्ड तोड़ेगा तो एनर्जी लगेगी 427 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन यूज में लेके आते हैं सर मीन या फिर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी का। तो कुछ मत कर, एवरेज करना तेरे को आता है, 502 प्लस 427 दो से डिवाइड कर दे तो तेरा यहाँ पर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगा 464.5 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पहले OH को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और दूसरे OH को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी का हर वर्ड का हमको पीछे कंसेप्ट पता है, कोई भी चीज अपन रट नहीं रहे। बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन तेरे को याद रखना है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार नीट में पूछा जा चुका है, इतनी बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल आसान सा है और तुमको ये बस एक्सेप्शन ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रख लो यार। Cl2 Br2 F2I2, बस कुछ मत करो, बस इसको याद कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या एक्सेप्शन है? बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? Cl2 के केस में, फिर होगी Br2, फिर होगा F2, फिर I2, Cl2 Br2 F2I2, बस इतना ध्यान रख ले। और अगर तूने इसको याद कर लिया ना, तो अगर ये नीट में तेरा सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो चौंकना मत, क्योंकि ये बहुत बार हर 2-4 साल बाद रिपीट होते ही रहता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? Cl2 में, फिर होगी Br2 में, फिर होगी F2 में, और सबसे कम होगी सर I2 में, ठीक है। और सेम सीक्वेंस फॉलो होता है अपना ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है। सेम सीक्वेंस फॉलो होता है अपना ऑक्सीजन फैमिली में। यस सर, मतलब मैं एग्जांपल लूं, जैसे देख ये अपना हेलोजन फैमिली है, ये अपना ऑक्सीजन फैमिली है, और ये अपना नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। तो हेलोजन फैमिली के एग्जांपल कौन हो गए? फ्लोरीन, तो मैं लिख रहा हूं F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, ठीक है। तो हमको पता है कि यहां पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? Cl2 की थी, ठीक है। Cl2, फिर दूसरे नंबर पे कौन आया था? Br2, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया था सर? F2, फिर चौथे नंबर पे कौन आया था? I2। अभी हमने देखा Cl2 Br2 F2 I2, ठीक है। और अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर लिखूं तो O2, अगर मैं ये लिखूं तो वापस से सेम टू सेम सीक्वेंस हमको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हमने हेलोजेंस में देखा था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी फॉलो होता है। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पर लगेगी सर? ये S2 के केस में लगेगी, फिर आएगा अपना Sc2, फिर आएगा अपना O2, फिर आएगा अपना Te2। तो सेम टू सेम सीक्वेंस तेरे को यहाँ पर भी फॉलो करनी है। और अगर बात आएगी नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन के अगर मैं मेंबर लिख दूं, इनके मॉलिक्यूल बना लूं N2, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर क्या होता है, वापस से वही सीक्वेंस लिख दे। 1 यहां पर लिख दे, 2 यहां पर लिख दे, 3 यहां पर लिख दे, और 4 यहां पर लिख दे। यानी ये जो है ना खेल P2, तो P2 को तोड़ने के लिए तेरे को यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। पर यहाँ पर जब अपन नाइट्रोजन का खेल लिखते हैं ना, तो तेरे को क्या करना है, दूसरे और तीसरे पोजीशन को सीक्वेंस को थोड़ा इंटरचेंज कर देना है। मतलब जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर तेरे को थर्ड वाला लिखना है, और जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां पर तेरे को सेकंड वाला लिखना है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि नाइट्रोजन फैमिली के केस में
यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में इंटरचेंज कर देना, वो सीक्वेंस तेरे को याद रखनी है, ठीक है। बाकी तेरे को कुछ नहीं करना, बस ये हेलोजन्स वाला याद रखना, और 99% केसेस में ये हेलोजन वाली सीक्वेंस ही पूछी जाती है। पर आज के बाद अगर ऑक्सीजन फैमिली की भी सीक्वेंस पूछी जाए या फिर नाइट्रोजन फैमिली की भी सीक्वेंस पूछी जाए तो अपना लड़का जानता है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो यहाँ पर हमको पता है सर N2 में दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। भाई ट्रिपल बॉन्ड है मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत भयंकर है, मतलब बॉन्ड एनर्जी वहां पर बहुत ज्यादा लगेगी अगर उस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है तो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा N2 का होगा, फिर O2 होगा, फिर अब देख Cl2 और F2 दोनों के बीच में ना यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कहां पर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी। अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन देखा तो था कि जो Cl2 है ना वहां पर तेरी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगती है और F2 में क्या लगती है, कम लगती है। तो सीक्वेंस फॉलो हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देख, अगला एग्जाम्पल देख, ये ठीक है HF HCl HBr HI। तो यहाँ पर सबके बीच में देख सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में देख सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पर, कौन से सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी। तो कुछ मत करना, तू ऊपर चला जा। अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की हमको बात पता लग गई थी सर कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर देख HF HCl HI और HBr लिखे हुए हैं, ठीक है। तो H तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है सर, आयोडीन का होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, देख इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। और हमको पता है सर कि जो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होती है ना, तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। यस सर, तो हमारा आंसर आ गया। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, HI की है। तो यहाँ पर हम आसानी से कम एनर्जी देकर भी इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं क्या? यस सर, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, HF की होगी, फिर HCl की, फिर HBr की और फिर HI की। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने बात करी बॉन्ड एंथैल्पी की और इसी के साथ अपना चौथा बॉन्ड पैरामीटर कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बॉन्ड एंथैल्पी आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोच और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अपनी पांचवी बॉन्ड पैरामीटर की और अब बात आ रही है सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। और अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अपन को डिटेल में पढ़ना है ना, हमको बात पता है कि ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मैंने भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना हम यहाँ पर इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देख यहाँ पर मैंने लिखा सर एनसीईआरटी समरी, ठीक है। अब पहली लाइन क्या लिखी हुई है, देख हमने पिछले लेक्चर में लीविस स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे, ठीक है। तो जो लीविस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो लीविस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सर, वो बॉन्ड पैरामीटर्स की वैल्यू सही नहीं बताते, वो बॉन्ड पैरामीटर्स की वैल्यू सही नहीं बताते, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं कुछ झोल है भाई, वो गलत है। मतलब जो लीविस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं और उनको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। और वहां पर ना जो बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू सही नहीं आती, उनकी वैल्यू सही नहीं आती। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, सिंगल लीविस स्ट्रक्चर से बॉन्ड पैरामीटर्स रियल नहीं आते, ठीक है। और जो लीविस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अपन बात करें ओजोन की, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ओजोन की जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर तेरे 3 ऑक्सीजन मैंने बना दिए, ठीक है। यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड होता था, एक जगह सिंगल बॉन्ड होता था, यही तो अपना ओजोन का स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं सर, लीविस स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं को तू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकता है या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोल सकता है, ठीक है। तो एक बार अगर तूने ऐसा बना दिया तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तू कैसा बना सकता है सर, एक बार डबल बॉन्ड इधर कर दे और सिंगल बॉन्ड इधर कर दे। तो यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछे कि ओजोन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो बोल देना कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन में पॉसिबल हैं। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा सर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा सर। तो ये अपने क्या सर, लिविस स्ट्रक्चर ही तो है। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर की वैल्यू अपनी सही नहीं आती, ये इसका क्या है सर, ड्रॉबैक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओजोन में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
ठीक है, अब ध्यान से देख, अगर तू गौर करे ना, तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओजोन में, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड है और या तेरा सिंगल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, या तो देख डबल बॉन्ड है या तो तेरा क्या सर सिंगल बॉन्ड है। दो ऑक्सीजन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब जब डबल बॉन्ड होता है ना दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। ये अपने को वैल्यूज याद नहीं रखनी, हमको पता है सर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, तो मतलब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ एक ज्यादा है, 148 पिकोमीटर ज्यादा होता है 121 से। यस सर, हमको बस वो पता होना चाहिए कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किसकी कम, वैल्यूज अपने को याद नहीं रखनी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मैंने बात करी कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर ज्यादा होती है, और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओजोन का, तो या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, पर जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया, जब रियलिटी में देखा गया ना, जब एक्चुअल में देखा गया, तो यहां पर पाया गया कि दो ऑक्सीजन एटम के बीच में ना तो 148 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है और ना ही 121 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है। एक्चुअल में देखा गया कि दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ पाई गई वो कितनी पाई गई सर, 128 पिकोमीटर। अरे भाई ये क्या सीन हो गया यार, बिल्कुल खेल पलट गया, ना तो 148 पिकोमीटर ना ही 121 पिकोमीटर। रियलिटी में कितनी आ रही थी सर, 128 पिकोमीटर, मतलब 148 से कम और 121 से ज्यादा, मतलब यहां पर इनके बीच की बॉन्ड लेंथ आ रही थी सर, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ आ रही थी। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो अपने लिविस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो अपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पर ना बॉन्ड पैरामीटर्स की वैल्यू सही नहीं आती, मतलब ये गलत है, ये गलत है, मतलब ये गलत है। तो फिर सही क्या है भाई, अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, तो जो सही खिलाड़ी आता है वो आता है अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड मतलब जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनकी हाइब्रिड, उनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं अपन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, तो अपन रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये मैंने ओजोन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और हमको पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ध्यान से देख, ये तेरा डबल बॉन्ड और ये तेरा सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर नेगेटिव, मतलब ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। ये जो सिंगल बॉन्ड जा रहा है ना ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो भाई ये तेरे को लग रहा है सिंगल बॉन्ड, पर ये होता क्या है अपना पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये जो सिंगल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो भाई ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। अब ये लग रहा है दिखने में तो सिंगल बॉन्ड लग रहा है, पर वो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या होता है वो, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, अब इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव, तो ये जो सिंगल बॉन्ड तेरे को दिख रहा है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, मतलब ये क्या है अपना पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने हाइब्रिड बना दिया। ये बन गया तेरा हाइब्रिड, ये बन गया तेरा हाइब्रिड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ना तो सिंगल बॉन्ड प्योर वाला है और ना ही डबल बॉन्ड प्योर वाला है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना वो है अपना पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या है वो सर, अपना पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और वो हमको बात पता लग गई कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से तो कम होती है, पर डबल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तभी तो ये बीच का वैल्यू आ गया था, तभी तो 128 पिकोमीटर आ गया था। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है सर, हमको बात पता लग गई कि ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है सर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। यानी ये जो थर्ड वाला है ना वो अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो बॉन्ड पैरामीटर की वैल्यूज आ रही है वो बिल्कुल एक्चुअल है, वो बिल्कुल रियल है। ठीक है, मतलब दो ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी सर, 128 पिकोमीटर, मतलब यह वाली बात सही है। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख, हमको ये बात पता है सर कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, फिर आता है अपना डबल बॉन्ड,
और सबसे कम किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। पर अब हमको एक नई बात पता लग गई कि यहाँ पर एक नया बंदा आ गया, वो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। और हमको पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से तो कम होगी, पर डबल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आज के बाद ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस, सिंगल बॉन्ड, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, विड्थ सबसे कम किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये जो मैंने आपको बात पढ़ाई ना, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसको आप रीड कर लेना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये अपना पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन का, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड। यहाँ पर मैंने लिख दिया जो मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये जो फर्स्ट और जो ये सेकंड वाला है, ये अपने क्या सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हमको बात पता होनी चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होती है सर, सेम होती है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टार बना के, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनकी क्या होती है सर, एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। मतलब जितनी एनर्जी इसकी होगी ना, उतनी ही एनर्जी क्या होगी सर, इसकी होगी। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, तो जो थर्ड वाला है वो क्या अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, तो वो स्टेबल है ना, वो मोस्ट एक्यूरेट है, वो स्टेबल है। तो भाई अगर वो स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी सर, कम होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी सर, कम होगी। किससे कम होगी सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होगी, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एनर्जी। जो अगर ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हमको बात पता है कि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इन दोनों की तो एनर्जी बराबर है, पर ये एनर्जी ज्यादा है किससे, थर्ड वाले से। क्योंकि जो थर्ड वाला है वो अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, वो स्टेबल है, उसकी एनर्जी क्या है सर, कम है। ठीक है, तो बिल्कुल बात हमको समझ में आ गई। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ना अपना, कौन सा वाला है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, थर्ड वाला है। तो वो क्या है सर, अपना स्टेबल है। यस सर, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी सर, कम होगी। यस सर, बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, क्या अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो वही बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसको आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर येलो कलर से जो मैंने मार्क करा हुआ, हाईलाइट किया हुआ, वो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात चल रही है। ठीक है, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electron are taken as a canonical structure of hybrid which describe the molecule accurately। वही सब बात है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पर देख एक क्या बात लिखी हुई है, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ठीक है, डबल हेडेड एरो यानी ये जो दिख रहा है ना, डबल हेडेड एरो, दोनों साइडेड क्या है अपना एरो बना हुआ है, तो वो होता है अपना डबल हेडेड एरो। इससे अपन किसको शो करते हैं, रेजोनेंस को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख आपको बना हुआ दिख रहा है, ये क्या अपना डबल हेडेड एरो है, ये क्या शो करता है, अपना रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखा है एनसीईआरटी में, प्रॉब्लम नंबर 4.3। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनेट आयन बना लेते हैं, हमको स्ट्रक्चर बनाना आता है। यस सर, ये लिखा मैंने सर CO3-2, CO3-2। ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सर कार्बन है तो 4 प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो सर 0 प्लस 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि -2 लिखा हुआ था। 2 से डिवाइड करते हैं क्या, यस सर, तो टोटल कितना हो गया 6/2। 6/2 तो गोलू नंबर कितना आएगा सर, 3 आएगा, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है सर, sp2 होता है। यस सर, ठीक है, तो sp2 होगा मतलब ट्राइगोनल प्लेनर बात चलेगी। यस सर, तो यहाँ पर मैंने लिखा सर कार्बन, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। लोन पेयर कितने थे सर, लोन पेयर कितने थे कार्बोनेट में, तो लोन पेयर एक होता है गोलू नंबर, गोलू नंबर कितना है अपना, गोलू नंबर 3 है, तो गोलू नंबर माइनस साइड एटम, साइड एटम मतलब ऑक्सीजन अपना साइड एटम है, तो कितने ऑक्सीजन 3 है, तो 3 में से 3 गया 0, मतलब यहाँ पर लोन पेयर कितने होते हैं कार्बोनेट में, 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर, अब देख मैंने आपको बात बताई थी, -2 लिखा हुआ है ना, तो 2 ऑक्सीजन में माइनस लगा दे, और जिसमें तूने माइनस नहीं लगाया उसको तू डबल बॉन्ड बना देता है, तो ये तेरा बन गया कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख,
टोटल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? अब देख, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इनमें से एक जगह क्या अपना डबल बॉन्ड है, तो एक बार डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और एक बार डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो कॉमन सेंस से सोच, कितने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे सर? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अभी डबल बॉन्ड तेरा यहाँ पर है, एक बार तू यहाँ पर लगा दे तो बाकी के 2 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, बाकी के 2 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बोनेट के बनते हैं, कार्बोनेट आयन के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख, मैंने ये लिखा रखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये 2 और ये तेरा 3। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं सर? कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बिल्कुल आसानी से तू कर सकता है क्या? यस सर कर सकता है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो यहां पर मैंने लिखा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, तो यहां पर मैंने बना दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, ठीक है। अब अगला अपन बढ़ते हैं। यहां पर मैंने क्या बना रखा है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया। आपको समझ में आ गई होगी बात कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाना है, ठीक है। अब देख, ये क्या है तेरा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज। यानी ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना सर, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। इसको मेरे को क्या बनाना है सर? पार्शियल डबल बॉन्ड बनाना है। तो ये बन जाएगा सर, और वैसे ही ये भी बन जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड को तू यहाँ रखेगा तो वो वाला भी बन जाएगा। तो ऐसा अपना क्या बन जाएगा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन जाएगा। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी बात। और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। अगला एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 4.4, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जब भी स्ट्रक्चर शेप की बात होती है हमको निकालना आता है, हम कुछ नहीं देख रहे सर। ये लिखा मैंने CO2, यस सर। हाइब्रिडाइजेशन निकालूं क्या? यस सर निकाल दो। तो 4 + 0/2, तो ये कितना हो गया सर? 2 हो गया। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर? sp होगा। sp मतलब लीनियर, तो ये मैंने बना दिया। ऐसी तो अपन बनाते थे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, यस सर बना दिया। तो जो पहला स्ट्रक्चर तेरे को दिखेगा वो यही तो बना रखा है इन्होंने, यही तो बना रखा है, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के तेरे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मेन तो यही होता है जो हम बनाते हैं, मेन तो यही होता है जो हम बनाते हैं, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका सबसे ज्यादा स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है यही होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला है वही सबसे ज्यादा क्या होगा तेरा? स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। बाकी 2 और बनते हैं इसके। एक तो ये बन गया जो अभी हमने बनाया, यस सर, पहला। दूसरा क्या बनाना? एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर दे और एक जगह सिंगल बॉन्ड कर दे। अब इधर क्या कर, इधर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कर दे और उधर सिंगल बॉन्ड कर दे, यस सर। अब तू जिधर सिंगल बॉन्ड करेगा ना, जिधर तू सिंगल बॉन्ड करेगा उधर तेरे को नेगेटिव रखना है, तो ये नेगेटिव रख दिया। और जिधर तेरा ट्रिपल बॉन्ड है उधर तेरे को क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इनमें से अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्टेबल कौन सा है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो अपना ये वाला है। क्यों भाई? क्योंकि थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और पहला पॉइंट क्या है उसका? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। मतलब अगर किसी में चार्ज्ड होगा ना, किसी में चार्ज होगा, जैसे देख यहाँ पर चार्ज है, प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर ये जो ए वाला है ना, इसमें क्या चार्ज दिख रहा है? क्या चार्ज दिख रहा है? नहीं सर, चार्ज नहीं दिख रहा। यानी ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए देख ये जो पहला वाला है, क्या इसमें चार्ज दिख रहा है? यानी इसमें चार्ज नहीं दिख रहा है, यानी ये न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अपन इसी को बनाते हैं और यही सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये न्यूट्रल है अपना, ठीक है। बिल्कुल आसान, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक अपना ये बन रहा है, एक अपना ये बन रहा है, एक अपना ये बन रहा है, ठीक है। अब देख कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो ये बॉन्ड लेंथ है ना इस डबल बॉन्ड की, वो कितनी है सर? 121 पिकोमीटर है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है सर? 110 पिकोमीटर है, ठीक है। और ये किस में है सर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। पर जब एक्चुअल में देखा गया तो पाई गई कितनी? 115 पिकोमीटर। मतलब सर 121 से कम और 110 से ज्यादा, 121 से कम और 110 से ज्यादा, ठीक है। मतलब
जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो गलत है भाई, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। एक्चुअल में जो असली खिलाड़ी है वो कौन है? अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। कौन है वो? अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ठीक है, तो यहां पर हमको बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो एक्चुअल खिलाड़ी है वो कौन है? अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो कौन होता है? अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो कैसे बनेगा? देख, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बीच का बनेगा। तो यहां पर देख कैसे बनेगा, सी ओ ओ। तो इधर भी मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, इधर भी मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, और इसको तूने ऐसे कर देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। तो को ऐसा बना देना है इसको। ठीक है, ये अपना ना तो ट्रिपल बॉन्ड है और ना ही अपना क्या है? डबल बॉन्ड है। इसके बीच की यहाँ पर इसकी क्या आती है? बॉन्ड लेंथ आती है। कितनी आती है सर? 115 पिकोमीटर आती है। तो ये अपना एक्चुअल क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ये अपना एक्चुअल क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है तेरे को, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी सर? 115 पिकोमीटर आएगी। ये क्या अपने को याद रखनी है सर? ये अपने को याद नहीं रखनी, ये अपने को याद नहीं रखनी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये बात सही है? यस सर। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड के? यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, तो ये अपना सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर, और एक्चुअल में यही एग्जिस्ट करता है। और ये अगर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी सर? कम होगी। ठीक है, ये बात अपने को क्लियर हो गई। ठीक है, और बात करूं अगर मैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो हमको बात पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ना सबकी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है सर? सेम होती है। सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। पर अगर मैं कंपेयर करूं रेजोनेटिंग हाइब्रिड से, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो उनकी स्टेबिलिटी कम है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी तो इसकी एनर्जी कम है। एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली रिलेशन होता है। बात क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा और बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन जनरल इट मे बी स्टेटेड दैट रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल as the energy of the resonance hybrid is less than energy of any single canonical structure। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड अपना बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी उसकी एनर्जी कम है। वही बात यहाँ पर लिख ली इन्होंने। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कम होती है। किससे? जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहली लाइन अपने को समझ में आ गई। यस सर। अब दूसरा पॉइंट देख, रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल। सही बात है ना, यहाँ पर एवरेज निकल रहा है, यहाँ पर अपना हाइब्रिड आ रहा है। क्योंकि देख, जैसे मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर ओजोन का, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अगर होता ना ऑक्सीजन के बीच में, तो 148 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आती। अगर डबल बॉन्ड होता तो 121 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आती। पर एक्चुअल में आ कितना रहा है? इनके बीच का आ रहा है ना, इनका एवरेज आ रहा है। तो कितना आ रहा है सर? 128 पिकोमीटर आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो वही बात एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? दस द एनर्जी ऑफ ओजोन रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर। सही बात है यार, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी उसकी कम ही तो होगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ ओजोन रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन आइदर ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म्स। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। Many misconceptions are associated with resonance and the same need to be dispelled। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हमको हटाना जरूरी है। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। हमको बात पता लग गई ना, जो असली में एग्जिस्टेंस है वो तो अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड का है। जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो अपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। पहली बात यही क्लियर हो गई। ठीक है, अगला देख, the molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि मान ले जैसे ओजोन है, तो ओजोन के तेरे 2 कैनोनिकल फॉर्म बने थे, पहला ये दूसरा ये, मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम के लिए तेरा ये बनेगा और कुछ फिक्स टाइम के लिए तेरा ये बनेगा, कुछ फिक्स ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इन दोनों का बीच का जो एवरेज होता है वो एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। वो कौन होता है? अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये बात लिखी हुई है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। और तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है? कि जैसे अपना
कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है ना, मैंने आपको बता रखा है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। वहां पर कीटो और इनोल के बीच में क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके बीच में भी ऐसा बना हुआ है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। भाई ये रेजोनेंस का साइन है, ये रेजोनेंस का साइन है। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन है। नहीं सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। हमारे पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देख, द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर विच इज द रेजोनेंट हाइब्रिड। ठीक है, कोई अगर मॉलिक्यूल है जैसे ओजोन ही है ना, तो उसका जो सिंगल स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो कौन है, अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। वो जो कैनोनिकल फॉर्म हमने बनाए दो, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो एक्चुअल में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी सच एज डिपिक्टेड बाय सिंगल लीविस स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लो तुम्हारे पास 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और तुमसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। हालांकि ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में बात आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं सर। जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी जिनमें चार्ज नहीं होता ना, वो अपने ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी दो एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये अपना न्यूट्रल है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, पर ये अपने क्या चार्ज है। तो मेरे को पता है कि जो न्यूट्रल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मैंने लिख दिया सर ए इज मोर स्टेबल देन बी। आसानी से समझ में आ गई बात? यस सर। अगला देख, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब यहाँ पर देख, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के पास एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर बी वाले केस में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सर, पाई बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे ना तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैंने बोल दिया कि सर ए इज मोर स्टेबल देन बी। बिल्कुल आसान है। यस सर। अगला पॉइंट देख सर, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली कौन होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो जनरली यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो देख, ऑक्सीजन सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, अच्छी बात है। सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर तो प्लस चार्ज लगा हुआ है सर, गंदी बात है। मतलब सर ए इज मोर स्टेबल देन बी। सर ए इज मोर स्टेबल देन बी, बिल्कुल आसान। यस सर, ये लिख दिया मैंने, ए इज मोर स्टेबल देन बी। अगला पॉइंट देख, प्लस माइनस चार्ज जितना पास, मतलब जो अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस अपने अपोजिट चार्ज है, वो पास पास होने चाहिए, तब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। तो प्लस माइनस चार्ज जितना पास होगा ना उतना ज्यादा स्टेबल। देख यहाँ पर देख, ये माइनस और ये प्लस पास पास है, तो जो अपना बी है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा सी से। यहाँ पर देख, माइनस और प्लस के बीच में दूरी आ गई, थोड़ी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो जो अपोजिट चार्ज है वो पास पास होने चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये अपना स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ये तो अपना चार्ज ही नहीं है ना। पहला पहला जो अपने देखा था वो तो यही देखा था कि अगर चार्ज नहीं होगा वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, अपना ए हो जाएगा। फिर बी और सी में मैं क्या देखूंगा कि अपोजिट चार्ज है तो वो पास पास होने चाहिए, तब जाके अपना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल हो जाएगा, फिर बी आएगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो दूर दूर होने चाहिए। अगर लाइक चार्जेस हैं वो दूर दूर हैं, तब जाके अपना वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं अपन। ए बी सी, सर ये तो अपना न्यूट्रल है, सर ये तो अपना न्यूट्रल है, तो ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इनकी बात करें अपन, तो सर देखो, ऑक्सीजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब अच्छी बात है। पर यहाँ पर देख, ऑक्सीजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सर गंदी बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा क्योंकि न्यूट्रल था, फिर बी होगा, और फिर क्या होगा, सी होगा। ये बात हर किसी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने बात करी दो
बचे हुए बॉन्ड पैरामीटर्स की, बॉन्ड इंथैल्पी पहले बात करी, फिर बात करी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। और एनसीईआरटी का हर चीज बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने यहाँ पर कवर करी। और अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और नीट में जो क्वेश्चन इन लेक्चर से आ रखे हैं वो आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं आपको टेलीग्राम में भेजूंगा। हालांकि मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दूंगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी कैसा लगा लेक्चर? आज के लेक्चर में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ सबर रहिए। सफल कर दे, समझते हम कल के कदम तू रख जम के, भविष्य है हमसे कदर मेरी समझे, जो बुरी नजर रखते